हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए श्री राम जन्मभूमि जो है प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत आपको बधाइयां हैं। श्री राम जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। यहाँ पर आज आप देख रहे हैं एमपी टेट ओल्ड पेपर सॉल्व्ड और ये साइंस का आपका पेपर रहेगा। 18 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट हुए थे आपके। तो यहाँ पर केवल हम 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे और जो उसमें पेडागॉजी पूछी गई है उसको यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम पहले अपना जो पेपर था 18 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का उसको यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। वैसे तो हम एक ही दिन में आपको सारे साइंस के प्रैक्टिस सेट मतलब जो प्रीवियस पेपर हैं वो लगवा सकते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर बता करके कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, डायरेक्ट बता दिया MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये बिल्कुल ही गलत होगा पेपर को लगाना ऐसा, ठीक है। तो आपको पहले बता दें कि जो हमने पात्रता परीक्षा के लिए आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस दी हुई थी उनको यदि आप देखेंगे तो जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ देख पा रहे हैं आपको उस थ्योरी में पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और अभी आपको इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये बात अलग होती है कि थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो चेंज रहती है लेकिन क्वेश्चन आपकी थ्योरी से ही पूछे गए हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि बहुत ही डिटेल में और हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ याद रहेगी। और ये भी ध्यान में रहता है फिर कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो इससे पहले आपको बताएं कि आप जितनी भी हमारी बायोलॉजी की अभी हमारी जो मेंस के लिए क्लासेस चल रही हैं उनको आप देखिए, ठीक है। थोड़ा सा शोर शराबा है क्योंकि बहुत सी रैलियां यहाँ पर निकल रही हैं, जगह जगह पर उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी की क्लासेस देखिए। इसके बाद आपसे कहेंगे कि आप जितनी भी पात्रता परीक्षा के लिए जो हमने क्लासेस दी थी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की इनको भी आप देख लें क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा डाटा आपको दिया था। अभी आपको ये पता भी लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 18 फरवरी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो आपको ये हमने बहुत अच्छे से करवाया था। जब आपको जो आपके भोजन के अवयव होते हैं वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट करवाया, इसके बाद आपको प्रोटीन करवाया, प्रोटीन के बाद आपको आपके विटामिन्स करवाए बहुत अच्छे तरीके से। तो जो 6 अवयव होते हैं उसमें एक अवयव आपका जल भी होता है और जल के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ था कि स्थायी जल में जो कठोरता होती है वो क्या होती है, अस्थायी जल की कठोरता, कठोर मृदु जल क्या कहलाता है। इसके बाद आपको जो है जल के मतलब कहाँ पर कितना % जल पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जल के उपयोग आपको बताए थे, शरीर में कितनी % इसकी ज़रूरत होती है ये आपको बताया, सारी चीज़ें जल के बारे में बताई थी। और ये क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले ये पेपर देख लें कि ये वही क्वेश्चन है या कोई अलग से क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका जो प्रीवियस पेपर है। तो इसमें हम साइंस के क्वेश्चन लगाएंगे। ये है आपकी 18 फरवरी 2019 का जो कि आपके 2:30 PM से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये CDP के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें साइंस के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, कि साइंस में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो साइंस है उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और आपके बायोलॉजी से, ठीक है। तो इसमें पहले क्या था आपकी जो है शिक्षा शास्त्र भी शामिल था। तो कुछ शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उनको अभी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जितने भी आपके कंटेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये साइंस स्टार्ट थी। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था
वो यहाँ पर आपका मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चे प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि। तो ये आपके शिक्षण से था, ठीक है, किस पर, विज्ञान शिक्षण से था। तो ये क्वेश्चन अभी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट आपके जो हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, कौन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल किसने दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो एडगर डेल। एडगर डेल का आपने शंकु पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी आपके पेडागोजी का क्वेश्चन था। इसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है। तो ये भी आपकी पेडागोजी का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ये हम CDP में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पेडागोजी का क्वेश्चन रहा। तो 5 क्वेश्चन तो ये आपकी पेडागोजी के होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको अभी बता दें कि इसका जो कारण है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन जल की जो कठोरता है, आप कहीं से भी क्वेश्चन आपके उठ करके आ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये क्वेश्चन हम लगाएंगे, भले ही यहाँ 8 क्वेश्चन लगाएं, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो भी, जैसे जल की स्थायी कठोरता, तो ये तो आपको बताएंगे ही कि जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके कारण क्या है। जैसे अभी तो पूछ लिया जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, आगे पूछ सकते हैं जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। फिर पूछ सकते हैं जल में जो स्थायी कठोरता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड या किसी अन्य जो है क्लोराइड्स के कारण होती है, तो इसको हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, कौन सी उपयुक्त विधि रहेगी हटाने के लिए। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि डेली हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएं, लेकिन इनका पूरा विश्लेषण आपको दें, ताकि आप इससे अन्य जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी समझ पाएँ और उनके भी आप आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का यही उद्देश्य है हमारा, कि आप अधिक से अधिक चीज़ों को यहाँ पर गेन कर पाएँ, और जो आगे आने वाली परीक्षा है आपकी, उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप सही कर पाएँ। और इसके अलावा पहले आप थ्योरी को क्लियर करिए, फिर जा कर के आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब ये आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ फिर चीज़ें समझ नहीं आती। यदि हमारी थ्योरी क्लियर नहीं होती ना, तो फिर चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जब हमें बेसिक ही पता नहीं है और क्वेश्चन कहीं बीच से पूछ लिया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक क्षैतिज समतल पर, तो कुछ जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड। तो हमने आपको कोलाइड विलयन, कोलाइड के गुण बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। इसके बाद ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ आपको बताई थी, जब हमने ऊष्मा पढ़ा था, वहाँ पर 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कंपन के आयाम, मतलब ये ध्वनि वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ये भी आपको अभी बताएंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था, आपको सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। बच्चों को लगता है कि जो क्लासेस चलती हैं, एक बात आपको बता दें, भीड़ भले ही कम हो, लेकिन आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, भीड़ को देख करके क्लासों को अटेंड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। यदि आपको भीड़ देख करके पढ़ना है, तो भीड़ तो आपके कंपटीशन में भी बहुत है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आपके साथ कंपटीशन में बैठने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जीतेगा वही जो मेहनत करेगा, ठीक। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जल की स्थायी कठोरता का कारण है क्या है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर सी था, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, आपकी जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। कौन सा है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं जल की स्थायी कठोरता के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि जल में घुले लवणों के अनुसार जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक तो आपकी अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है स्थायी कठोरता। अब जो अस्थायी कठोरता है ये क्या है, तो जल की अस्थायी कठोरता, उसमें अब देखना आप थोड़ा सा, ठीक है। जल की जो अस्थायी कठोरता है वो जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। किसके कारण, तो याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, जैसे अभी बना हुआ है। तो क्या है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट,
जबकि जल की स्थायी कठोरता के कारण होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहने के कारण। तो स्थायी कठोरता पूछी है हमसे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे कि अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 × 2 और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो आगे पूछ सकता है आपसे, जैसे अभी पूछ लिया जल की स्थायी कठोरता का कारण, तो क्वेश्चन दे देगा, कहेगा जल की अस्थायी कठोरता का कारण है और 3 ऑप्शन आपके अलग होंगे, एक ऑप्शन दे देगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है, इसको दूर करने की 2 विधियां हैं। एक तो उबाल करके हम इसको दूर कर सकते हैं और इस जल में चूना मिला करके भी इसको हटा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब स्थायी कठोरता जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, तो स्थायी कठोरता किस कारण से होगी, तो जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहने के कारण। तो जो कैल्शियम क्लोराइड, एक तो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा एक, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमने यहाँ सूत्र भी बता दिए हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है। ऑप्शन में आपका ये दिया गया था मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया था, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, वहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं। जो हमने केमिस्ट्री की पात्रता परीक्षा के लिए आपको नोट्स या क्लासें ली थी, उसमें ये हमने कहाँ पर पढ़ा था। 1 मिनट आपको वहाँ लेकर के चलते हैं। ये तो हमने शॉर्ट में डाटा डाला है, वहाँ आप देखेंगे कि जल के बारे में हमने क्या कुछ बता रखा है। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि सारी क्लासों को आप देख लें, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप डेली एक क्लास भी अटेंड करेंगे तो अभी तक तो जब से पात्रता परीक्षा हुई आप बहुत अच्छे से कवर कर चुकी होंगी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ MP टेट वर्ग 2 साइंस क्लास के नाम से भोजन एवं जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक था उसमें हमने आपको जल पढ़ाया था। अब देखिए जल में क्या कुछ हमने आपको बताया था और कहाँ से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जल एक यौगिक होता है। तो सबसे पहले तो तत्व क्या होते हैं, पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक क्या होते, मिश्रण क्या होते, कोलाइड विलयन क्या कहलाते, बहुत सी चीज़ें आपको बता रखी हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं इतनी थ्योरी क्यों पढ़ना, शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितनी ज़्यादा थ्योरी हम पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जल के बारे में आपको बताई थी। जल एक स्थायी यौगिक है। जल को उबालने पर वह वाष्प में बदल जाता है, ठंडा करने पर पुनः जल प्राप्त होता है। निर्जलीकरण क्या कहलाता है, ठीक है। जल के स्रोत क्या हैं, इसके बाद पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है, ठीक है। स्रोत के आधार पर जल का कहाँ पर कितना प्रतिशत है, जैसे महासागरों में जल का प्रतिशत कितना है, 97.2% है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। जल के सामान्य प्रकार, जल 2 प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। फिर जल की कठोरता के कारण क्या है, जल दो प्रकार की जल में कठोरता, एक स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। तो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जल की कठोरता के कारण क्या है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड इसमें घुले रहने के कारण है। अब जल में जो अस्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जबकि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। तो यही आपको अभी हमने बताया कि जल में 2 प्रकार से कठोरता होती। फिर पीने का जल क्या कहलाता है ये भी आपको बताया। खारा जल कहाँ पर होता है, ठीक है। भारी जल D2O जिसे कहते हैं ये भी आपको बताया। जल के गुण, जल कितने हैं, मतलब कितने डिग्री पर जमता है, कितने पर उबलता है, ये चीज़ें आपको बताई। जल का घनत्व आपको बताया। जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको बताए। फिर जल से होने वाले रोग, मतलब जो प्रदूषित जल है उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और जल के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जल के अणुओं के मध्य में कौन सा बल होता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। रुक्षांश क्या कहलाते हैं, ये भी जल के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार के आपके पोषक तत्वों में इनको गिना जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन भी आपको पता लग गया कि कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था।
आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन और इसका एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवाएं, ताकि जो भी आने वाली परीक्षा है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कर पाएँ। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्षैतिज समतल पर रखे एक निकाय पर 20 न्यूटन और 30 न्यूटन और 50 न्यूटन के 3 बल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए एक निकाय है, समतल है, और इस पर जो एक समतल पर रखा निकाय है, इस पर कितने, एक तो 20 न्यूटन का, एक 30 न्यूटन का और एक 50 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल। और इसमें बताया भी गया है कि 20 न्यूटन और 50 न्यूटन बाएं ओर लगते हैं। जो बल लग रहे हैं उनमें से जो 20 और 50 है वो कहाँ लग रहा है, बाईं ओर, जबकि 30 न्यूटन का बल इसकी विपरीत दिशा यानी दाईं ओर लगेगा। तो निकाय पर लगने वाला परिणामी बल हमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे कि 20 और 50 ये बाईं ओर से लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो 20 आपका और एक 50, तो टोटल हो जाएगा आपका 70 न्यूटन का बल। मतलब ये बाईं ओर से लग रहा है इस निकाय पर, और एक लग रहा है दाईं ओर से 30 न्यूटन बल। तो परिणामी बल कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब अधिक में से कम को घटा देंगे। तो 70 में से 30 को घटा दिया, मतलब 40 न्यूटन का बल हो जाएगा। और किस ओर से लगेगा, तो जिस तरफ से ये लग रहा था। ठीक है, तो बाईं ओर से 40 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाएं ओर से और 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण के आधार पर स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि कोलाइड कहलाता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको बताया, कोलाइड विलयन क्या होते, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम क्या कहलाते हैं, और गैस से गैस में जो आपका बनता है वो क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सी चीज़ें इसके बारे में बताएं, विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। अब यहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड के किस गुण पर आधारित है। तो आपको टिंडल प्रभाव भी हमने बताया हुआ था, तो ये टिंडल प्रभाव पर आधारित है। अब इसके जो 4 ऑप्शन दिए, इन चारों का विश्लेषण आपको देते हैं कि ब्राउनी गति क्या होती, जिसे हम जिंग जैंग गति कहते हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन और जमाव। तो इसका आंसर तो आप याद रखिए। अब देखिए जो टिंडल प्रभाव है, थोड़ा इसके बारे में बता दें कि अति सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से क्यों बनाया जाता है। तो अति सूक्ष्मदर्शी इसीलिए बनाया जाता है जो बहुत ही छोटे कण हैं, जिन्हें हम साधारण या नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए देखने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि अति सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से कण आकार के पदार्थ का पता लगाने के लिए उपयोग। मान के चलिए कोई बिल्कुल बारीक सा कण है जिसको हम नहीं देख पा रहे, और हमें इसका आकार पता करना है कि ये किस आकार का, किस शेप का है। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, अति सूक्ष्मदर्शी का। और यह जो अति सूक्ष्मदर्शी है, टिंडल प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव कोलाइड का प्रकाशीय गुण होता है। कोलाइड का प्रकाशीय गुण क्या है आपका, टिंडल प्रभाव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोलाइड का प्रकाशीय गुण कहलाता है, ऑप्शन देगा टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए कि ये टिंडल प्रभाव। यदि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते तो हमारी क्लास भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करके देखिए कि ये टिंडल प्रभाव आखिर होता क्या है। फिर देखिए, टिंडल प्रभाव का उपयोग जिगमॉन्डी और सी एंडोटोफ द्वारा अति सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किया गया था। टिंडल प्रभाव को उस परिघटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश ध्वनि, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूरे नियम आपको बताए हुए हैं। तो आप पात्रता परीक्षा की क्लासें भी अटेंड कर लें, क्योंकि जो आपका सिलेबस रहेगा, टॉपिक तो यही रहने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा और डीप में हम आपको नए सिरे से स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन अभी आप वो क्लासें देखेंगे तो 100% आप यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि ये जो क्लासें हैं मुख्य रूप से आपके MP टेट वर्ग 2 के लिए ही बनाई गई हैं। और जहाँ पर भी साइंस आती है तो उसके लिए भी ये हेल्प करती हैं, क्योंकि आपके टॉपिक तो चेंज नहीं होते। ठीक है, टॉपिक तो यही रहने हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी यहाँ बताया है कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसको भी टिंडल प्रभाव के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, विलयन में उपस्थित कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको बता दी हैं। ठीक है,
विलायक जो अपने आप में किसी चीज़ को घोल लेता है, विलेय मतलब जो चीज़ इसमें घुलती है, और विलयन इन दोनों का मिश्रण होता है। अब देखिए, जब प्रकाश अवशोषित होता है तो कुछ भाग सभी दिशाओं में बिखर जाता है। तो प्रकाश का अवशोषण भी आपको पढ़ाया हुआ है। यह प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक माइक्रोस्कोप होता है जिसे स्थापित किया जाता है ताकि प्रकाश वस्तु को नीचे की बजाय साइड से रोशन करे। तो ये सारे आपके टिंडल प्रभाव के कुछ फैक्ट थे जो आपको बताए। दूसरा ऑप्शन दिया है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या होती है? तो ब्राउनी गति कोलाइडी विलयनों में प्रक्षेपण माध्यम में कणों के निरंतर जिंग जैंग गति को संदर्भित करता है। ब्राउनी गति प्रक्षेपण माध्यम के गतिमान अणुओं द्वारा कोलाइडी कणों की असमान बमबारी के कारण होती है। नेक्स्ट है वैद्युत कण संचलन, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसका उपयोग कोलाइड, अब पहले आप कोलाइड समझेंगे इसीलिए बार बार कहते थ्योरी देखिए, ठीक है। अब जिसको कोलाइड ही नहीं पता तो वो क्या यहाँ पर समझ पाएगा, ठीक। तो वैद्युत कण संचलन का उपयोग कोलाइड जैसे प्रोटीन का विश्लेषण करने और अलग करने या इलेक्ट्रॉन ट्यूब तत्वों जैसे विलेपन कोटिंग को जमा करने के लिए होता है। स्कंदन क्या होता है? जमाव जिसे कहते हैं। तो यह अवक्षेप बनाने के लिए कोलाइडी कणों का एकत्रीकरण या संचय होता है। धातुओं, उनके सल्फाइड और अन्य पदार्थों को कोलाइडी विलयन बनाने के लिए केवल फैलाव माध्यम के साथ मिश्रित नहीं किया जाता। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन का आंसर कि इसका आंसर क्या था। अब थोड़ा सा हम अपने थ्योरी वाली जहाँ हमने क्लास दी थी, जहाँ कोलाइडी विलयन वगैरह पढ़ाया है, थोड़ा सा वहाँ नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ आपको बताया था। देखिए आप, यदि आपने केमिस्ट्री का सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा तत्व, यौगिक और मिश्रण आपको बताए थे। तत्व क्या कहलाते हैं, प्रकार इसके, यौगिक क्या होते हैं, इसके बाद आपके मिश्रण क्या कहलाते हैं, मिश्रण के प्रकार। फिर आपको ये भी बताया था विलयन में दो भाग, विलयन जो है वो दो भागों से, एक तो विलायक और एक विलेय। विलेय जो घुलता है और विलायक जो अपने आप में घोल लेता है, जैसे जल कह दिया और नमक कह दिया, ठीक है। तो नमक क्या हो जाएगा यहाँ पर? विलेय हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा? विलायक। मतलब जल अपने आप में नमक को घोल रहा है, तो नमक, विलेय, जल, विलायक, और इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बता दी थी। फिर विलयन के गुण भी आपको बताए थे। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। फिर विलेयता बताई थी आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में समांग और विषमांग मिश्रण बताया था। इसी में आपको बताया था परिक्षेपण क्या कहलाता, निलंबन, कोलाइड, वास्तविक विलयन। यहीं से आपका वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिस तरह से उसमें विलयन और विलायक होता है, उसी तरह से कोलाइड भी एक प्रकार का क्या होता है? विलयन। और इसमें विलयन में क्या विलेय और विलायक नहीं होते, बल्कि विलेय विलायक के स्थान पर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, ठीक है। तो दूसरे को परिक्षेपण माध्यम, पहले को परिक्षेपित पदार्थ, दूसरे को माध्यम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो अपने में घोलेगा वो तो परिक्षिप्त पदार्थ होगा, और जो घुलेगा वो माध्यम कहलाएगा। इस तरीके से आपको बताया था। फिर निलंबन बताया, कोलाइड बताया। कोलाइड क्या होता है? दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ये भी बताया था आपको कि कौन से आपका कोलाइड का उदाहरण है। जैसे ठोस से ठोस में परिक्षेपण जो बनता है वो ठोस सॉल बनता है, इसके उदाहरण। वास्तविक विलयन क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी, इनके उदाहरण बताए। फिर धातु अधातुएँ आपको बताई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल में आपको चीज़ें बताई थी। यदि आप लेक्चर देख लेते हैं एक बार तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसके बारे में। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल गया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो टिंडल प्रभाव के गुण पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एकमात्र ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं उसमें आपको हमने बहुत अच्छे से बताया था ऊष्मा संचरण की विधियों में कि ऊष्मा का संचरण 3 विधियों के माध्यम से होता है। एक तो संवहन कहलाता है, एक चालन कहलाता है, एक विकिरण कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि नहीं है, तो वो ऊष्मा पंपिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि वह कौन सी ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विकिरण एक ऐसी ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है जिसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तीनों विधियाँ यहाँ आपको बता दें,
आपको जो थ्योरी में डाटा करवाया था वहीं से कुछ डाटा उठाया है जो आपको पढ़ाया था। तो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को क्या कहते हैं? ऊष्मा संचरण कहते हैं। और इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। अब चालन जो होता है ये आपको बताया था क्या कहलाता है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ के तप्त कण ऊष्मा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं, तो यह विधि जो होती है वो चालन कहलाती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है और हमसे पूछा है नहीं होती, वो बताना है। तो आप देख सकते हैं थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें तो माध्यम की आवश्यकता है, इसलिए चालन नहीं हो सकता है। लेकिन इसके आपको उदाहरण भी याद रखने हैं कि चालन के उदाहरण, चालन में जो चालक कुचालक पदार्थ होते वो आपको बताए थे इसके, और कुछ दैनिक जीवन में जो चालन से संबंधित उपयोग है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं, क्यों? क्यों वाले क्वेश्चन, क्यों रहते हैं? तो इसका कारण चालन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है, ऐसा क्यों है? तो ये चालन के उदाहरण। फिर संवहन आपको बताया था, तो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संवहन जो है वो किसके माध्यम से होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से। तो गैस और द्रव, इसमें भी आपके किसकी जरूरत पड़ रही है? माध्यम की, ठीक है। उसमें ठोस अवस्था में था, चालन में ठोस अवस्था में कणों का संचलन होता था, और यहाँ पर गैस और द्रव के रूप में होगा। तो ये भी नहीं, हमसे ये पूछा है कि किसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके भी कुछ उदाहरण आपको बताए थे, यहाँ पर हो जाएगा आपका संवहन से संबंधित उदाहरण, ठीक है। तो समुद्री हवाएं एवं स्थलीय हवाएं इसका उदाहरण है, इनको आप डिटेल से देख सकते हैं। अब आता है विकिरण। तो विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट यही क्वेश्चन बना था, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता, और जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे इस विधि के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण है वो निर्वात में भी हो जाता है। इसके उदाहरण आपको बताए थे, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्यों? रेगिस्तान दिन में गर्म, रात में ठंडे हो जाते हैं, क्यों? ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हैं किसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की थी इन्होंने, और क्वेश्चन यहीं से पूछा था, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? एकमात्र ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका जिसमें सामग्री माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो आपका विकिरण था। चालन में ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि संवहन में आपके द्रव और गैस माध्यम की आवश्यकता होती है ऊर्जा को, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन विकिरण में आपके इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हमारा वायुमंडल है वो किस विधि के माध्यम से गर्म होता है? तो इसी के माध्यम से गर्म होता है। तो ये हुआ आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये भी हमारी थ्योरी से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया था। दिया है, यदि कंपन के आयाम को इसके प्रारंभिक मूल के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता कितनी होगी? तो 3 गुना बढ़ाने पर जो है यह अपने वास्तविक मान का 9 गुना हो जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसको हम अलग से देखेंगे। अभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। नेक्स्ट पूछा था, एक विद्युत सेल में ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये भी आपको, जब विद्युत का जो परिवर्तन होता है किस रूप में, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। ये सारे उदाहरण आपको बताए थे, तो वहीं से ये क्वेश्चन था आपका कि जो विद्युत सेल है तो पहले तो जो ऊर्जा है वो अपने आप में संग्रहित रहती, फिर इसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जो विद्युत सेल है उसमें ऊष्मा किस रूप में रहती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहती है। अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए, कुछ उपकरण आपको पता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि क्या यहाँ पर विद्युत सेल पूछा है, तो पहले इसमें जो ऊर्जा है वो किस रूप में है? रासायनिक रूप में, और फिर बदलती किस रूप में है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो आगे भी कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये ऊर्जा के रूपांतरण है, ठीक है। तो जैसे सौर सेल पूछ सकता है, सौर सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में रहती है, फिर इसको बदला किस में जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। डायनेमो में किस रूप में संग्रहित है ऊष्मा? आपकी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, फिर विद्युत ऊर्जा में इसमें बदला जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना, ये आप देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अभी पूछ लिया विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं और ये ध्वनि के बारे में क्वेश्चन है। तो हमें एक कथन ऐसा है इन 4 में से जो गलत दिया है, उसका चयन यहाँ करना है। तो दिया है ध्वनि वायु की अपेक्षा धातु में तेजी से यात्रा करती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ध्वनि है उसकी वायु में चाल कितनी होती है, तो यहाँ आपको बताया है कि वायु में चाल जो है वो 332 होती है, जबकि वायु की अपेक्षा अन्य जो आपकी धातुएं हैं उनमें चाल अधिक है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निर्वात के माध्यम से ध्वनि आसानी से प्रसारित की जाती है, जो कि गलत है। ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, बल्कि ये निर्वात में आसानी से प्रसारित नहीं होती। ये प्रकाश जो है प्रकाश निर्वात में प्रसारित हो सकता, लेकिन ध्वनि नहीं। और यही बताना कौन सा गलत कथन है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमें सभी ऑप्शन देखने हैं। दिया है ध्वनि कंपन हवा स्तंभ द्वारा उत्पादित, तो बिल्कुल मतलब कंपन जो है हवा स्तंभ हो चाहे कोई माध्यम हो, माध्यम होना चाहिए। हवा मतलब गैस, गैस एक माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही है। फिर दिया किसी भी माध्यम से ध्वनि आसानी से, तो माध्यम की ज़रूरत तो इसको पड़ती ही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब हमने ध्वनि की चाल, ध्वनि आपको पढ़ाया था, बहुत सी चीज़ें बताई थी। आप देखिए ध्वनि की चाल जो है माध्यमों में ध्वनि की चाल विभिन्न होती है, मतलब भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भी कैसी होती, भिन्न भिन्न होती। गैस में अलग होगी, ठोस में अलग होगी, आपके जल में अलग होगी, ठीक है। लेकिन माध्यम की ज़रूरत तो पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ध्वनि निर्वात में प्रसारित हो जाए। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व। तो पूछ सकते हैं कि किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल किस चीज़ पर निर्भर करती है। ऑप्शन में कुछ भी बना करके दे देंगे, तो याद रखना माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। फिर दिया है गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक, जबकि ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक, ठोसों में सबसे अधिक होती है। तो ये कुछ माध्यम दिए हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 होती है। CO2 में 260 होती है। यहाँ दिया है भाप में 450 होती है। अल्कोहल, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान के चलिए गैस से ठोस में जा रही है या ठोस से गैस में जा रही है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य तो बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अतः माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और यदि आप और थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाश और ध्वनि नाम से एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, वो आप देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उन बलों के युग्म का चयन करें जो अस्पृश्य हैं, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट बल हैं। अस्पृश्य दिया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। ए होता है आपका असंपर्क बल। कौन सा? असंपर्क बल इसे कहते हैं। तो जब हमने बल पढ़े थे उसके प्रकार बताए थे आपको, चुंबकीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हर चीज़ बताई थी। ये फिजिक्स का टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बता दें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। क्या था? चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। तो एक तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संपर्क बल, कौन से? संपर्क बल, और एक होते हैं असंपर्क बल। तो थोड़ा सा आप देखिए क्या कहलाते हैं। संपर्क बल वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगाया जाता है या लगता है, वो संपर्क बल है। जैसे एक मेज है, मान के चलिए ये हमारी मेज है और इस पर रखी है हमारी पुस्तक, तो पुस्तक और मेज के पृष्ठों के मध्य कौन सा बल लग रहा? घर्षण बल। और एक ऐसा है प्रत्यक्ष से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक ये पुस्तक किसी पर रखी रहेगी, ठीक है। तो जैसे घर्षण बल हो गया, ये संपर्क बल का उदाहरण है। जैसे पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों तब लगाया गया बल पेशीय बल। तो ये दोनों आपके संपर्क बल हैं, मतलब जब किसी वस्तु के संपर्क में आने पर जो बल लगता है वो संपर्क बल है। लेकिन जब वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगाए जाते हैं वो असंपर्क बल हैं। जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल, जैसे चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो अपने आप से जो लोहे का टुकड़ा वो चुंबक में चिपक जाता है, वो चुंबकीय बल, मतलब ये असंपर्क बल है। इसी तरह से पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर जो बल लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल कहते, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। तो ये कैसे हैं? असंपर्क बल। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि
बताइए कौन सा एक अस्पृश्य मतलब जो बिना स्पर्श किए ही लग जाता है, नॉन कांटेक्ट होता है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर पेशीय बल तो आपका अभी आपको बताया कैसा बल है, एक संपर्क बल है, ये भी एक संपर्क बल है, और घर्षण बल भी संपर्क बल है, ठीक है। लेकिन यहाँ घर्षण नहीं, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही था। तो ये हुए आज के 8 क्वेश्चन। इसके बाद इसी प्रैक्टिस सेट के जो है या इसी पेपर के अगले 8 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यदि आपको इसी तरीके से रखना है आपका जो प्रैक्टिस सेट या आपके जो प्रीवियस पेपर हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और यदि आप ये थ्योरी नहीं देखना चाहते तो डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन आपके लगवा सकते हैं। पूरे के पूरे एक दिन में कम से कम आपका एक प्रैक्टिस सेट तो यहाँ पर क्लियर करवा ही देंगे, क्योंकि वहाँ क्या रहता है, डायरेक्ट आपको आंसर तो बताना है, जैसे क्वेश्चन बता दिया इसका आंसर बता दिया, अन्य से हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और फिर जब आगामी परीक्षा होगी तो वहाँ आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ सकता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेपर लगाना चाहते हैं, ठीक है। भले ही क्वेश्चन कम है, लेकिन यहाँ आपके पास अभी टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से आपके 8-10 प्रैक्टिस सेट यदि आप कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और ये भी पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में यही 8 क्वेश्चन रहने देते हैं। आगे मिलेंगे आपसे अगले 8 या 10 क्वेश्चन लेकर के। और हमारा जो बायोलॉजी का सेशन है वो चल ही रहा है, थ्योरी वाली क्लास है, आप देख सकते हैं। अभी वो हमारा जो है वहाँ पर डार्विनवाद, आनुवंशिकता वगैरह आपको करवा दिया था। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक रहेगा, मानव शरीर के जो तंत्र हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। और आपके जो कोशिका वाला टॉपिक था उसके भी हमने बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो करीबन 5 से 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वहाँ भी इसी तरीके से एनालिसिस आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द अब आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तैयारी अच्छी होगी तो नोटिफिकेशन आने पर मज़ा आएगा कि हाँ हमारी तैयारी तो है। लेकिन जब तैयारी ही नहीं होगी और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आपका कोई डाउट भी बनता है तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।